समरफील्ड मॉडल डिस्कस करें अगर हम, तो उससे पहले हम देखेंगे कि बोहर के अगर हम मॉडल को देखें तो उसने हमें कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट होंगे, और जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होगा वैसे वैसे एक क्वांटम नंबर उसने जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया है बोहर थ्योरी में डिफ़ाइन किया था, और जो कि ऑर्बिट नंबर है, यानी कि उस लिहाज से ऑर्बिट चेंज होता जाएगा तो ऑर्बिट का नंबर भी चेंज होता जाएगा। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होगा तो उस लिहाज से रेडियस भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्वांटम नंबर जो है वो सिर्फ रेडियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि समरफील्ड के मॉडल में हमें एक और क्वांटम नंबर जो है मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर पोजीशन को भी डिस्क्राइब करता है। यानी कि अब हमारे पास दो क्वांटम नंबर होंगे जब हम समरफील्ड एटॉमिक मॉडल को जान जाएंगे। सर्कुलर ऑर्बिट में क्योंकि एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती, और लेकिन अगर ऑर्बिट सर्कुलर ना रहे तो फिर एंगुलर पोजीशन भी चेंज होगी। इस लिहाज से अब दो क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होते हैं या हम समरफील्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं। हम पहले पोस्टुलेट की अगर हम बात करें, समरफील्ड मॉडल के पहले पॉइंट की बात करें, तो वो ये है कि ऑर्बिट्स जो हैं ये मे बी आइदर एलिप्टिकल और सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर भी हो सकते हैं ऑर्बिट या एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ऑर्बिट एलिप्टिकल होगा तो मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस होंगे जो कि आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन अगर सर्कुलर ऑर्बिट होगा तो मेजर और माइनर एक्सेस आपस में बराबर होंगे। इस मॉडल का थर्ड पॉइंट ये है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो है अब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में h/2 पाई के बराबर होगा, यानी कि h/2 पाई का इंटेग्रल मल्टीपल ही होगा। यहाँ पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए k जो है वो यूज़ किया गया है। k भी इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3 4, लेकिन बेसिकली k जो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम n और k की रेशो देखें तो ये रेशो बराबर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस के, और जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे एलिप्टिसिटी कम होती जाती है, यहाँ तक कि अगर k जो है वो n के बराबर आ जाए तो फिर ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर हो जाएगा। तो अगला पॉइंट समरफील्ड एटॉमिक मॉडल का ये है कि ऑर्बिट जो है वो सब एनर्जी लेवल्स पर मुश्तमिल है, यानी कि ऑर्बिट्स के अंदर जो है मज़ीद लेवल्स भी हैं एक ऑर्बिट के अंदर, जिनको सब एनर्जी लेवल्स या सब ऑर्बिटल्स का नाम दिया गया है, जिसको एस पी डी और एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और समरफील्ड ने ये सजेस्ट किया कि इन सब लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी का वो बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। अब यहीं से एक नया क्वांटम नंबर भी हमें मिला। तो पहले क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिट को डिफ़ाइन करता था वो था n। तो अब n के अंदर, यानी कि एक ऑर्बिट के अंदर जब सब लेवल आ गया तो फिर एक और क्वांटम नंबर भी जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं वो मिल गया, जिसको अज़ीमुथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। अच्छा, तो अगर n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास जो सब शेल होगा या सब लेवल जो होगा वो होगा s, और अगर n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू 0 और 1 में से कोई होगी। तो सब लेवल जो फिर होंगे वो होंगे s, क्योंकि 0 पे s होता है और 1 पे फिर p होगा। तो इसी तरह से अगर n जो है वो थर्ड होगा तो l जो है वो 0 1 2, अब 0 पे हमें सब शेल मिलता है s, 1 पे मिलता है p, तो 2 पे मिलेगा d। तो इसी तरह से सब शेल्स जो है वो हमें मिलेंगे, यानी कि l जो है ये होगा n-1 के बराबर l की वैल्यू हमें मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है दो लेवल के दरमियान तो एनर्जी जो दोनों लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा डेल्टा ई। तो ये डिफरेंस डिपेंड करेगा सब एनर्जी लेवल्स पे, सब लेवल्स की जो एनर्जी होगी उसके लिहाज से हमें एक्यूरेटली डेल्टा ई की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हमें यह भी आइडिया होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट या ऑब्जॉर्व करेगा वो एनर्जी जो है वो अगर एक से ज़्यादा सब लेवल हैं तो फिर हमें एक से ज़्यादा एनर्जीज़ की अमाउंट जो है वो एमिटेड ऑब्जर्व, या हम वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में बात करें तो एक से ज़्यादा वेवलेंथ हमें मिलेंगी अगर सब लेवल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हों। तो अब इससे जो है वो हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो हाइड्रोजन का फाइन स्पेक्ट्रम है
वो इस मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन इस मॉडल की एक जो डिफेक्ट है वो ये है कि कितनी एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो फाइन स्पेक्ट्रम में हमें मिलेंगी, तो ये जो है वो ये वाला मॉडल हमें नहीं बता सकता। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें डिफेक्ट्स की, इस मॉडल के डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक डिफेक्ट तो ये है कि जी ये मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वन इलेक्ट्रॉन या मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम बात करें, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये वाला मॉडल। दूसरा ये है कि जो ये फिर जीमन और स्टार्क फैक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये इसके डिफेक्ट्स हैं इस मॉडल में। समरफील्ड एटॉमिक मॉडल में हमने जस्ट यही चीज़ें डिस्कस करनी हैं, यानी कि इसके जो पास्टुलेट्स हैं वो डिस्कस करने थे, और इसके साथ साथ हमने इसके जो ये मेन डिफेक्ट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न फिज़िक्स 2 में डिस्कस करेंगे फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट जो कि जेम्स फ्रैंक ने 1914 में और उनके साथ जे.एल. हर्ट्ज़ ने जो था वो परफॉर्म किया था। और इसका मकसद क्या था, बोहर थ्योरी जिसमें बोहर ने आइडिया दिया था कि एनर्जी लेवल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जब एटम में होता है तो उसके पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी गेन करते हुए हायर लेवल पर जा सकता है और एनर्जी लूज़ करते हुए लोअर लेवल पर आ सकता है। एनर्जी के इन लेवल्स के दरमियान का डिफरेंस जो है वो स्पेसिफिक होता है, या हम कहते हैं कि एनर्जी लेवल जो हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी जब लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाएगा तो स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, और हायर लेवल से लोअर लेवल पर आते हुए स्पेसिफिक अमाउंट में एनर्जी एमिट करेगा। तो इसी चीज़ को साबित किया था जेम्स फ्रैंक ने और जे.एल. हर्ट्ज़ ने इस एक्सपेरिमेंट में, और सिर्फ बोहर की थ्योरी के 1 साल बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और इससे बोहर का जो एनर्जी के क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स के क्वांटाइज्ड होने का कॉन्सेप्ट था वो प्रूव हुआ था। इसी बेस पर इन दोनों को 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और बोहर की थ्योरी, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की जो थ्योरी थी, उसके लिहाज से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एक्साइट करके हाई लेवल पर पहुंचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको किसी भी तरीके से एनर्जी देंगे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लें, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दें और उतनी ही एनर्जी दें। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब उनको इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो बाउंड इलेक्ट्रॉन से जाके जब वो टकराएं तो वो अपनी एनर्जी शिफ्ट करें, और जो एनर्जी बाउंड इलेक्ट्रॉन को मिले तो वो इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन को वह एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचा दे। तो एनर्जी के शिफ्ट में जो क्लेइन होगा डेफिनेटली वो इनइलास्टिक क्लेइन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एटम के अंदर हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम क्या करेंगे, हम मरकरी लेंगे और हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी देंगे कि वो जो बाउंड मरकरी के यानी कि इलेक्ट्रॉन हैं वो उनको एक्साइट ना करे, बल्कि उनको बेसिकली एटम से ही बाहर निकाल दे। तो एटम से बाहर निकालने के लिए हमें जितनी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, बाउंड इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उसके पहले ऑर्बिट से निकालने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें रिक्वायर होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बोहर के एटॉमिक मॉडल में। यहाँ पे मरकरी की अगर हम बात करें तो हम जो बाहर से इलेक्ट्रॉन जो बम्बार करवा रहे हैं मरकरी पे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम से कम इतनी रखेंगे कि वो मरकरी के बाउंड इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे सके को मरकरी एटम से बाहर निकल जाएँ। जब मरकरी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, मरकरी एटम आयनाइज हो जाएंगे। मरकरी एटम जब आयनाइज हो जाएंगे तो पॉजिटिव आयन जो है वो डेफिनेटली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। मरकरी एटम ही क्यों यहाँ पे, तो मरकरी एटम बेसिकली मोनोटॉमिक हैं, इसलिए सिंगल एटम की फॉर्म में हमें वेपर में आसानी से जो है वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है वो
मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो वेपर प्रेशर है वो कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये एक वैक्यूम ट्यूब है आपको जो नज़र आ रही है यहाँ पे बाउंड्री, ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब को शो कर रही है। इसके अंदर हमें एक साइड पे कैथोड नज़र आ रहा है जो कि फिलामेंट से अटैच है। फिलामेंट जो है वो जो जब हीटअप होगा तो वो कैथोड को फिलामेंट यानी कि जब इसमें से करंट गुजरेगा तो कैथोड को हीटअप करेगा, जिसकी वजह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कैथोड को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है। आगे एक ग्रिड है, ग्रिड को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है। ग्रिड भी एक इलेक्ट्रोड की तरह से बिहेव कर रहा है। बेसिकली पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इस तरह से कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे एक्सलेट हो जाएंगे। एक्सलेट होंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करेंगे और मूव करेंगे। ग्रिड से मूव करते हुए आगे निकल जाएंगे एनोड की तरफ। दरमियान में हमने मरकरी गैस जो है वो फिल की हुई है, मरकरी के एटम मौजूद हैं। तो एनोड जो है इसको बेसिकली हमने वर्चुअली ग्राउंड किया हुआ है, यानी कि ये कैथोड की निस्बत नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। और यानी कि कैथोड पे भी नेगेटिव पोटेंशियल है लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। और क्यों अप्लाई किया हुआ है उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे आयनाइजेशन होगी तो उस आयनाइजेशन के नतीजे में जो मरकरी आयंस प्रोड्यूस होंगे वो आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे तो एनोड पे हमें एक करंट मिलेगा। और इस करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने एक अमीटर जो है वो अटैच किया हुआ है एनोड के साथ। करंट यहाँ पे हमें दो तरह से मिलेगा। एक करंट तो जो है वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से मिलेगा जो कि कैथोड से निकल रहे हैं। हम जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे कैथोड वाला करंट भी बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल बढ़ाने से मुराद कैथोड पे जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे। फिर पोटेंशियल की एक खास वैल्यू के लिए जब मरकरी एटम आयनाइज हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल की एक खास वैल्यू के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उस लेवल पर पहुंच जाएगी कि वो मरकरी एटम को आयनाइज कर सके। और जब मरकरी एटम आयनाइज हो जाएंगे तो आयनाइज चार्जेस जब मूव करेंगे एनोड पे तो फिर हमें जो है वो मजीद करंट भी मिलेगा। तो इस तरह से करंट में अचानक इजाफा होगा। स्टूडेंट्स वही अचानक इजाफा हमें बताएगा कि मरकरी जो है वो एक ख़ास लेवल पर जाकर आयोनाइज हो चुका है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि मरकरी के जो एनर्जी लेवल हैं वो डिस्क्रीट हैं। हम बात कर रहे थे कि एनोड जो है वो कैथोड की निस्बत नेगेटिव पोटेंशियल पर है, ग्रिड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। उसकी वजह हमने डिस्कस कर ली थी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यानी कि एक्सलेट करवाएगा। इलेक्ट्रॉन जो कि जब आयनाइज कर देंगे मरकरी को, फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, मरकरी को आयनाइज कर देंगे तो मरकरी आयंस जो हैं वो फिर एनोड की तरफ मूव करेंगे और करंट में इजाफे की वजह बनेंगे। और अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो रिजल्ट्स हमें यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में जो है हम शो करवा रहे हैं। हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं और जो करंट हमें मिल रहा है वो एक्स एक्सिस पर डिस्कस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ओहम्स लॉ के मुताबिक जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे करंट भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा और फिर एक ख़ास टाइम पे आके करंट जो है वो अचानक ही मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू अचीव कर लेगा। और पोटेंशियल की उस वैल्यू पे जहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। मरकरी के लिए जो है वो पहली पीक जो आती है 4.9 वोल्ट पे आती है। कैलकुलेशन भी अगर हम करें तो उसमें भी हमें यही क्लियर होता है कि मरकरी का जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है 4.9 वोल्ट है। इसके बाद अगले जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होंगे वो इसके मल्टीपल होंगे। और इसके बाद से आप देख रहे हैं कि अचानक से पोटेंशियल तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट जो है वो अचानक से फिर कम हो रहा है। हालांकि ओहम्स लॉ के मुताबिक इसको बढ़ते रहना चाहिए लेकिन कम क्यों हो रहा है उसकी वजह यह है कि वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनकी हम बात कर रहे थे उनका अब जो पोटेंशियल है या जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो जो है उस रेंज से एक्सीड कर चुकी है जो कि चाहिए थी मरकरी एटम को आयनाइज करने के लिए। यानी कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मरकरी के एनर्जी लेवल्स के साथ मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से मरकरी आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे अगरचे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब जो है वो 9.8 वोल्ट तक जो है वो हम नहीं कर लेते वो पोटेंशियल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तब तक जो है वो दोबारा से हमें करंट जो है वो पीक पे नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ पे 9.8 वोल्ट पे फिर से जो है वो मरकरी एटम्स आयनाइज होंगे, अब ज़्यादा तादाद में आयनाइज होंगे तो इसलिए जो है वो हमें पीक जो है पहले की निस्बत ज़्यादा मिलेगी। और फिर अचानक से पोटेंशियल कह रहा हूँ करंट ड्रॉप होगा। उसकी वजह फिर वही है कि अब दोबारा से जो है वो गैस आयनाइज नहीं हो सकती क्योंकि हमने
फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल से बढ़ा दिया है। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है अब मैच नहीं कर रही मरकरी के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स की के डिफरेंस के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बेस पर ये क्लियर होता है कि बोहर ने जो आइडिया दिया था कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एटम के वो डिस्क्रीट हैं, उनकी स्पेसिफिक एटम की एनर्जी की वैल्यू है सॉरी इलेक्ट्रॉन की, एटम के इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में ये बात क्लियर हो गई थी। थैंक यू।